नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। भारत की विदेश नीति को दो घटनाओं ने एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पहले कनाडा की घटना ने और अब 8 भारतीयों को कतर द्वारा फांसी की सजा दिए जाने के बाद यह मुद्दा गर्म हो गया है। राजनीतिक दल, विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इजराइल और गाजा के मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया देकर काम को बिगाड़ दिया है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी हैं। मेरे दाईं तरफ ब्रिजेश यादव जी हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र हैं, और साथ में अर्जुन सिंह हैं, और मेरे सरबने सचिन पटेल जी हैं और विकास झा जी हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाना चाहूँगा कि सर, जिस तरह से फ़लस्तीन, गाजा और इजराइल में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने जो एक त्वरित प्रतिक्रिया दी, हालांकि उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में जिस तरह की स्थिति हुई, इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद नरेश जी। देखिए, आज की जो मानवता है ना, और जो विकास है, मैं इस बात को इस तरह से लेता हूँ, ये जो आज का विकास है या जो आज की जो मानवता है, ये लोग जितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जितने ज़्यादा धनाढ्य और धनवान लोग हैं, ये लोग हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन लोगों को शांति नहीं चाहिए। ये लोग अहिंसा में विश्वास नहीं करते। ये लोग हमेशा ही कहीं ना कहीं एक ऐसी डिस्टर्बेंस बना के रखना चाहते हैं कि जिसकी वजह से गरीब लोग मरते रहें। और एक जिसको आतंकवाद आप बोलते हो, वो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद क्यों पनपता है? वो भी तो एक भेदभाव और पक्षपात का ही नमूना है। आतंकवाद तो और कुछ नहीं है। और आतंकवाद के भरोसे अगर आपने ये सारा जो विकास किया, ये जितने भी मिसाइल बनाए, जितने भी बम बनाए, जितने भी रॉकेट बनाए, वो सब क्या इसलिए बनाए हैं कि हमने मानवता का नाश करना है, हमने मानवता को ख़त्म करना है? तो ये तो देखिए, एक मैं समझता हूँ कि शांति से जीने का रास्ता नहीं है, एक अच्छा सौहार्द से जीने का रास्ता नहीं है, प्यार प्रेम से जीने का रास्ता नहीं है। और ये लोग पता नहीं इतनी अनबुझी अनसमझी पहेलियाँ हैं ये। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, कौन पहले मार रहा है, कौन बाद में मार रहा है, तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बातें हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक ये जितनी भी लड़ाई हो रही है, वो तुरंत एक बारी तो रुक जानी चाहिए, और शांति से बैठ के वाद विवाद करके प्यार प्रेम से उसकी बात का सॉल्यूशन निकालना, समाधान निकालना चाहिए। ये कोई समाधान नहीं है कि उसने मारा तो फिर उसके बदले में उसके मारो, एक को मारा तो उसके बदले में 10 मारो। ये समाधान है ही नहीं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि भाई एक शांति से बात करी जाए, और ये जितने भी हथियार बने हुए हैं, जितने भी बम बने हुए हैं, न्यूक्लियर बने हुए हैं, मिसाइल बनी हुई हैं, ये सारी एक तरह से इसका निर्माण ही बंद हो जाना चाहिए। आपने क्यों बना रखे हैं? इस मिसाइलों से या रॉकेटों से कोई किसी को कोई शांति तो मिलती नहीं है। लड़ाई तो होनी है ना, मारना ही तो है ना उन मिसाइलों से। तो मारना तो कोई विकास है ही नहीं। मारने को आप विकास बोलते हैं? ये नहीं होना चाहिए। एक बारी तो देखिए, बिल्कुल तुरंत ये सब रुक जाना चाहिए। लड़ाई की बातें जितनी भी हैं, जहाँ भी रुक जानी चाहिए, और जितने भी डिस्टर्बेंस हैं, जितने भी ये समझ लो व्यवधान जो पड़े हुए हैं, ये सब रुकना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है कि शांति से ही हर समस्या का हल निकलता है। लेकिन ये एक विडंबना है कि जो विकसित देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो शस्त्रों को बेचकर एक बार तो अपना खजाना भरते हैं, और उसके बाद फिर वो एक अधिनायकवाद की सोच को भी दर्शाते हैं। ब्रिजेश जी, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि कतर में 8 नौसैनिक कर्मचारियों को और अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई, और विदेश मंत्री ने कहा कि उनको तो इसकी जानकारी ही नहीं है कि क्या है ये मामला। 8 को फांसी हो गई, क्या कहेंगे इसको? क्या इसको आप देखते हैं कि भारत ने जिस तरह से इजराइल को लेकर जो समर्थन किया, क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले तो मैं सत्य बहुमत पार्टी के इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूँगा। नरेश जी, आपका धन्यवाद, और जो पार्टी के संस्थापक हैं सत्यदेव चौधरी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश में आज इतने गंभीर मुद्दे पे
चर्चा करवाई इन्होंने और चर्चा के लिए हमारे जैसे लोगों को बुलाया और इस पे जनता के लिए विचार रखने के लिए कहा। जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति कोई त्वरित रिएक्शन, ट्विटरबाजी नहीं है। जैसा कि आपने सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का त्वरित रिएक्शन देना आतंकवाद पे, क्या ये उसका परिणाम है कि आज देश के 8 सीनियर कमांडेंट नेवी के, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। मैं इससे पूरी तरीके तो सहमत नहीं रखता, इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी। और अब मैं श्योर हूँ कि जो 8 लोगों की सज़ा हुई उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा। आपने बिना, जैसे सर ने भी, सत्यदेव चौधरी जी ने उठाया कि अभी आतंकवाद की परिभाषा डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं आतंकवाद, तो आपने इतना जल्दी उसको आतंकवादी या उसकी आतंकवादी घटनाओं को कंडेम कर दिया, तो इससे क्या है? फिर भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो इजराइल और फिलिस्तीन देश हैं, इन दोनों के बीच में इजराइल का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? हमारा देश का। ब्रिजेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब इजराइल के बंधक वहां पर बनाए गए, हमास के, उसकी आप निंदा करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं? नहीं, बिल्कुल निंदा करते हैं। अगर हमास ने इजराइल के नागरिकों को, सिविलियंस को बंधक बनाया, ये निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया का कोई भी जंग गोला बारूद से नहीं जीता जा सकता है। हम इस बुद्ध की धरती पर रहते हैं। इवन हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बुद्ध की धरती है और 21वीं शताब्दी युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। तो इसका मतलब है कि हमें गांधी के रास्तों पे चलना होगा। उसमें गांधी जी ने कहा था कि आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। पूरे देश को क्या करे, पूरे दुनिया को अंधा कर देगा। तो जो इजराइल, हमास ने इजराइल पे हमला किया, अब जवाबी कार्रवाई में इजराइल लगातार सारी मानवता की जो जितना क्रूर हत्याएं कर सकता है उतनी हत्याएं कर रहा है। और उसके पक्ष में हम जल्दी से क्या करते हैं, ट्विटर पे रिएक्शन दे देते हैं। तो हमें अपने ऑफिशियल स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। हमें ये कायम रहना चाहिए कि इजराइल हमास की जो हमारी जो थ्योरी है फिलिस्तीन और इजराइल की, कि हम 2 स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, हमें उसके साथ कायम रहना चाहिए। और जो यूनाइटेड नेशंस जिसके जिम्मेवारी है इस युद्ध रोकने की, जिसकी जिम्मेवारी है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करना चाहिए कि आज जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोग हैं, 5 देश हैं, हमें आज एक मौका था कि हम खुल के एक बात रखते दुनिया के सामने कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम पूरे दुनिया में शांति का मैसेज देता है। और जो 5 कंट्री हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो महत्वपूर्ण फैसलों पे वीटो लगा देते हैं। रसिया ने प्रस्ताव लाया युद्ध विराम के लिए, अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया। अगर उसमें आज इंडिया का स्टैंड होता तो आज शायद दुनिया में शांति होती। और देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि इस मौके को अगर देखना है तो दुनिया में शांति के रूप में देखें, शांति स्थापित करने के लिए करें। और भारत के जो विदेश नीति है उसको मजबूत करने के लिए कैसे इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का स्थान दिलाया जाए, इस मुद्दे पर पूरे पश्चिमी देश का और पूरे जो खासकर अरब वर्ल्ड है उनका साथ लेके ये मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए था, ना कि ट्विटर पे उठाना चाहिए था। ये ट्विटर पे नहीं उठाना, एक ये बड़ा बहस का मुद्दा है। और मैं अभी सचिन पटेल के पास जाना चाहूँगा। सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारत की जो एक विदेश नीति है, ये लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री को स्वागत हुआ है, उनको पूरे कई देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, क्या प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता या अपने कद के मुताबिक 8 भारतीयों को सजा से बचा सकते हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो सत्य बहुमत पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और ये जो हमारी विदेश नीति है उस पर चर्चा करने का एक मौका दिया मुझे। जैसा कि सर आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या रोल होगा इसमें, जो 8 हमारे नौसेना के अधिकारियों को मौत की सज़ा दी है कतर सरकार ने, मुझे पूर्णतः भरोसा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और इनकी विदेश नीति पे कि उन्हें प्रधानमंत्री छुड़ा के लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कतर किस तरह से काम करता है उस पर मैं एक प्रकाश डालने का काम करना चाह रहा हूँ। कतर जो एक देश है, उसके बाकी जो उसके अरब सहयोगी हैं, सऊदी अरेबिया और बाकी सब, इन्होंने पिछले 2 साल पहले कतर के ऊपर ब्लॉकेड लगाया था और उन्हें इल्ज़ाम लगाया था कि कतर जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। वहाँ की एक मीडिया चैनल है अल जजीरा, जो कि हमेशा टेररिस्ट सिंपथाइज़र के रूप में काम करती हुई है। जब भारत में एक मीडिया डिबेट के
पे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ उटपटांग बयान दिया, तो कतर पहला देश था जिसने भारत का बॉयकॉट करने का निर्णय लिया। उसके बाद से उस प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। कतर जो है, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय विदेश नीति ने जब से इजराइल को पूर्णतः सपोर्ट देने का काम किया है, तब से कतर भारत को ब्लैकमेल करने के लिए ये काम कर रहा था। और ब्लैकमेल करने के लिए ही कतर ने ये 8 हमारे अधिकारियों को फांसी की सजा दी है। एक नेचुरल जस्टिस का नियम होता है, चूंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, नेचुरल जस्टिस में हम प्रोसेस बताते हैं कि किस लिए हम आपको फांसी दे रहे हैं ट्रायल के बाद। WION जो मीडिया चैनल है, उसका रिपोर्ट है कि उन्होंने अभी तक ये कारण भी नहीं बताया है कि आपको हम फांसी क्यों दे रहे हैं। उन्होंने पूरे ट्रायल को कॉन्फिडेंशियल रखा है, हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा है। आज सरकार को यह भी नहीं पता है कि किस कारण से हमारे अधिकारियों को फांसी हुई है। ये एक कतर का एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी है भारत को ब्लैकमेल करने का। और मुझे पूर्णतः भरोसा है भारत की जनता पे और भारत की सरकार पे कि ये कतर से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कतर के पास 12,000 की सेना है, हमारे पास 10 लाख 12 लाख की सेना है। हम कतर को जिस भी मुकाबले में आएगा कतर, वहां मात देंगे। और कतर के इस टेररिस्ट सिंपैथाइजर जो उनका नेचर है, उसका डट के मुकाबला करेंगे। और हमारे जो 8 अधिकारियों को जो फांसी की सजा हुई है, उनको सकुशल देश वापस लाने का भी काम करेंगे। एक इसमें बात को जोड़ना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भले ही राजनीतिक दलों में कितना भी विरोध हो, लेकिन देश सर्वोपरि है। हमें यह भी देखना होगा कि कतर एक मुस्लिम देश है, वहाँ जिस तरह की हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है वहाँ नहीं है। कतर पर पहले भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। मैं विकास जी से एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि अब क्या विकल्प है उसके पास बचने का, जो आर्ट करता है भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं? क्योंकि पाकिस्तान में भी जो भारतीय को कुलभूषण जाधव को दी गई थी तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया था। क्या विकल्प हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माइक को आगे बढ़ा दें। जी नरेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगा और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको मेरा नमस्कार। कतर की जो बात है, रिसेंटली ये पिछले 3-4 दिनों से मीडिया में है, न्यूज़ में आई है। इसकी ट्रायल जो थी वो ओपन ट्रायल नहीं हुई थी, क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक सॉवरेनिटी एक फैक्टर है। सॉवरेनिटी जो है उसका ये मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट होकर के अपनी डिसीजंस को ले सकते हो। तो कतर के ऊपर, कतर ने अगर कुछ डिसीजन लिया, वहाँ की व्यवस्था जो थी उसने सोचा कि हाँ ये कुछ लोग जो हैं हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था जो है, जैसे हम अपने देश की न्यायिक व्यवस्था को बोलते हैं कि हमें इस पर पूरा ट्रस्ट है, तो मुझे भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बाइस नहीं होगी, वो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। इसके दो पहलू हैं इस इंसिडेंट के। पहला तो ये है कि जस्ट बिकॉज मैं इंडियन हूँ दैट डजंट मीन कि मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। अगर मेरे एक देश के नागरिक वहाँ जा कर के अगर कुछ गलत काम करते हैं तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। ब्लाइंडली हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, हम क्राइम को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हमारी पार्टी की भी आइडियोलॉजी है। दूसरी बात यह है कि क्या वो ट्रायल जो था वो फेयर था या नहीं था, इस पे सोचने की ज़रूरत है, जो कि आपने पूछा मुझसे। तो ट्रायल के बारे में ये ओपन ट्रायल था ही नहीं। वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं सारे, और एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके साथ काम करते थे। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कुछ सीक्रेट थिंग्स को लीक किया है बाहर जा कर के मार्केट में। तो अब जब जजमेंट आ गई है, उनके अगेंस्ट जजमेंट दे दी गई है, तो अब फ़िलहाल ये है कि इसके क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक एक चैनल क्रिएट करना चाहिए इंडिया को इस इंसिडेंट के लिए, इंडिया और कतर के बीच में। और कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि इसका रेगुलर अपडेट्स जो है देना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि इसके लिए अपील कैसे किया जा सकता है, वहाँ के ऊपर के कोर्ट में, या फिर क्या प्रोविज़न है अल्टरनेट प्रोविजंस इसको अपील को करने का, उसमें उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जैसे अभी कोई बात कर रहे थे नेचुरल जस्टिस की, तो इनका भी हक जो है सुनना चाहिए। तो सिस्टम जो है उसमें अपील के क्या क्या प्रोविजंस हैं ये इंडियन गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, और अपील के लिए सपोर्टिव होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और अपील की डिमांड भी करनी चाहिए ताकि उनके साथ जो है कोई जाति ना हो, उनके साथ फेयर ट्रायल हो।
तीसरा एक और है, अगर अपील होने के बाद वहाँ के उच्चतम न्यायालय जो हैं वो अगर जजमेंट इनके फेवर में नहीं देते हैं, जो अभी जजमेंट है वही देते हैं, तो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट जो है ये काम कर सकती है कि उनका जो है इम्प्रिजनमेंट, पहले तो डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया जाए इम्प्रिजनमेंट में, और इम्प्रिजनमेंट जो है वो इंडिया के किसी जेल में ही हो, ताकि वो घर के पास रहें, कभी कभी अपने फैमिली रिलेटिव से मिल सकें। तो ये 3-4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। अगर कुछ गलत है तो मेरे ख्याल से उसके अगेंस्ट जजमेंट आनी चाहिए, कोर्ट को उसका काम करने देना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। और एक है कि डेथ सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, इस पे सोचना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। और ये जो बात है ये मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है उस तरह से, कुछ चैनल दिखा रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बोली है ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस जो है हमारे कतर के साथ, वो भी ख़राब नहीं होंगे। और इंडिया भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो है उसको सपोर्ट करती है, इसलिए इंडिया का भी जो है स्टैंड अच्छा रहेगा, इमेज बना रहेगा। जी धन्यवाद। मैं इस सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद फिर मैं अर्जुन जी के पास जाऊंगा। सर, एक ये जो भारत की हमेशा से एक थ्योरी रही है कि फ़िलिस्तीन को उसने दूसरे राज्य के रूप में मान्यता देने की बात हमेशा कही है, और अब आतंकवाद का भी भारत विरोध करता है। सत्य बहुमत पार्टी जो कि वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की, यानी कि जनता को मजबूत, मतदाता को कैसे सशक्त बनाया जाए, आपकी पार्टी का इस पर क्या है? किस तरह की विदेश नीति आपकी होगी? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे संघर्ष को? देखिए नरेश जी, विदेश नीति के साथ साथ जो आपकी अपनी देश की राजनीति है, थोड़ा उसको भी समझ लेना चाहिए। जब हमारे यहाँ आज के दिन जो शासक लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको एक वर्ग के से बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं है। एक वर्ग से मैं साफ ही बोलूँ तो जैसे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तो यहाँ के जो शासक सत्ताधारी जो दल है उनको मुसलमानों के वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना मुसलमानों के वोटों के वो सरकार बनाते हैं। और जब एक इतने बड़े वर्ग के वोटों के बिना भी ये सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं और उनका ध्रुवीकरण कर लेते हैं दूसरे लोगों का, दूसरे वर्ग के लोगों का, और वही उसी नीति के ऊपर मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो आज के हमारे सत्ताधारी हैं वो विदेश नीति के अंदर भी उन्होंने उसी नीति को अपनाया हुआ है। नहीं तो इतनी जल्दी इजराइल को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। इतनी जल्दबाजी के अंदर कि सारा देश और सारा सब लोग इजराइल के साथ में है। तो ठीक है, हम आतंकवाद का तो हम समर्थन नहीं करते, आतंकवाद का तो हम विरोध ही करते हैं। तो आतंकवाद का तो सख्ती से विरोध होना चाहिए, चाहे जिसने भी किया, कहीं पर भी किया, किसी धरती के किसी किनारे पर भी किया, आतंकवाद का सपोर्ट नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन अब सवाल तो यही है ना, जब आप अपना उसका उदाहरण अपने देश के अंदर नहीं दे सकते तो इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर आप क्या उदाहरण देंगे? जो नीति आपकी देश अपने देश के अंदर है वही नीति आपकी विदेशों के अंदर बनी हुई है। तो इससे तो अच्छा ये होता कि आप पहले अपने देश के लोगों के साथ में तो ऐसी नीति बनाइए कि सब लोग हम मिलजुल के बात करें, प्यार प्रेम से रहें और एक सत्य बहुमत की राजनीति के आधार के ऊपर राजनीति करें। तो जभी तो एक सब लोग हम ताकत से जिएंगे ना। नहीं तो एक कतर जैसे देश की, एक छोटे से देश की या किसी भी देश की इतनी ताकत और इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि भाई आपके देश के लोगों को ऐसे पकड़ के और इस तरीके से कुछ भी इल्ज़ाम लगा के उसको कर दिया, जब हमारे विदेश मंत्री को यही पता नहीं है कि भाई ये कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने सज़ा दी, ये भी क्यों इतना सीक्रेट बना हुआ है, क्यों वो जब मौत की सज़ा दे दी आपने उसके बावजूद भी उसका कारण नहीं पता लग रहा, तो ये तो बात गलत हो गई। मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक पूरा का पूरा इसको राजनीति से प्रेरित ये सारी बातें हैं, और राजनीति के अंदर जब तक आप सत्य बहुमत की राजनीति नहीं करोगे तब तक पूरे खाली भारत में ही नहीं, देश दुनिया के अंदर भी एक शांति का संदेश तो जा ही नहीं सकता। और आप सत्य बहुमत की कल्पना करके देखिए
सत्य बहुमत की राजनीति यदि होती तो दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भाग के अंदर भी लोग इस तरीके से अमानवीय व्यवहार नहीं करते और सब शांति से, सुख स्वार्थ से, प्यार प्रेम से जीने की कोशिश करते। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और सत्य बहुमत की राजनीति की जो खास बात है वो है हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और शायद यही कारण है कि जो मौजूदा राजनीति है, सत्ता की जो एक पाने की, उसमें जो ध्रुवीकरण करने की बात है कि आपने मुस्लिम वर्ग को बिल्कुल अलग कर दिया है, उसको आपने एक तरह से अछूत मान लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं अर्जुन जी आपके पास आना चाहूँगा। ये जो पूरा विदेश नीति का मामला है, एक आम आदमी की तरह से अगर हम आज सोचते हैं, जैसा कहा, आज मुसलमान भी कहीं ना कहीं एक शक से देखता है। कहाँ एक ये जो बंटवारा है आपने विदेश नीति की, उसका असर देश के हर तबके पर जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं कि ये जो खाई है इसको कैसे पाटा जा सकता है? जी नमस्कार आपका। मैं इंडिया के विदेश नीति के जो अभी बात चल रही है, अभी आपने जो कतर का जो ये मामला उठाया है, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, कोई भी कानून हो, किसी भी देश का कोई भी कानून हो, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो आधार हैं। पहला है नेमो ज्यूडेक्स कॉजा सुआ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति खुद ही जज नहीं हो सकता है। अब कतर ने खुद ही फांसी दे दी। ये मामला जो है उसका अपने कंट्री का सिर्फ नहीं है, एक इंटरनेशनल मामला है। तो आप उसको इंटरनेशनल कोर्ट में उठाओगे, ना कि आप खुद ही सज़ा दे दिए उसको। और दूसरा है कि दूसरा जो व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है, उसको एक मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने का। तो ये मामला तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उठना चाहिए, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्या ये मामला है नहीं है, उस हिसाब से उनको सज़ा होगी, तभी तो हम पीस ट्रैंक्विलिटी बना के रखेंगे। और UN का जहाँ तक मामला है, देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑर्गन है, ताकि हर देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, US है, UK, चाइना है, रसिया है, ठीक है, तो इन जो 5 चाइना है, तो इन 5 कंट्री को ये लोग क्या उठा रहे हैं इस मुद्दे को, क्या, या कोई भी मुद्दा हो इंटरनेशनल, कोई भी, जैसे टेररिज्म ही हो गया, तो क्या टेररिज्म पे एक कॉमन पॉलिसी बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि इसको ख़त्म किया जाए? नहीं बन रही है। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं और 1-2 पॉइंट मैं अभी रखना चाहूँगा इस पर। ये तो एक ये हो गया। दूसरी बात, जो इंडिया का स्टैंड इजराइल को लेकर के कहा जा रहा है, तो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो पहले तो उसकी एक्टिविटी वगैरह रिकॉग्नाइज की जाए। ये जो गाजा पट्टी, इजराइल और फ़लस्तीन, इन सब की बात जो हो रही है, या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, विद इन रिलीजियन या इंटर रिलीजियन, ठीक है, इंट्रा रिलीजियन कन्फ्लिक्ट एक जो है, जैसे इस्लाम में ही जो सिया सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट है, या क्रिश्चियनिटी वहाँ है और इस्लाम के बीच जो एक कन्फ्लिक्ट है, हम किसी को ऐसे डायरेक्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि वहाँ का स्थिति क्या है। तो इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। हम जो है शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, ठीक है, बुद्ध की धरती पे रहने वाले हम लोग हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अभी जैसे G20 को लेकर के इंडिया इतना प्रचार प्रसार किया कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, और ये कई सारी बातें लेकर के, तो हम इन मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाएं और इसका एक हल ढूंढा जाए। और कोई भी कंट्री में कन्फ्लिक्ट हो रही है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व किया जाए। दूसरा जो है, इंडिया का जो कानून है, इंडियन पिनल कोड है, इसमें भी है कि अगर कोई क्राइम इंडियन नेशनल के द्वारा फॉरेन कंट्री में की गई है तो उनका ट्रायल इंडिया में किया जा सकता है। दूसरा है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अगर ये इंडियन नेशनल है तो इनकी एक डिप्लोमेटिक यूनिटी भी है, कोई भी फॉरेन कंट्री जो है डायरेक्टली उनको फांसी की सज़ा नहीं दे सकती है।
चलिए, आपने कहा विश्व गुरु तो भारत बनेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसको सत्य बहुमत की राजनीति को अपनाना ही पड़ेगा। सत्य बहुमत की राजनीति यानी कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, हम विश्व गुरु भी निश्चित रूप से बनेंगे। ब्रिजेश जी, आप अभी जब हमारी चर्चा हो रही थी तो आप एक सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल हैं, एक विदेश नीति पर भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक फिलिस्तीन के उसको रेजोल्यूशन पास कर दिया। कहीं ना कहीं जो भारत की विदेश नीति पर भी हमारी जो राजनीति है देश की, वो हावी हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं अभी हमारे साथी लोग जो बोल रहे थे, कोई विदेश नीति पे मतलब बातें कह रहे थे, सुझाव दे रहे थे कि सॉल्यूशंस क्या है आगे। अब मैं बोलता हूं कि सॉल्यूशन से पहले हम इस चीज़ पे जाएं कि ये सिचुएशन आई क्यों। कतर जैसा छोटा देश आपके 8 नेवी के कमांडेंट को, ऑफिसर्स लेवल के अधिकारी को फांसी की सज़ा सुना देता है। आज आपको अभी भी कुछ लोग हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे कि मुझे उनको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। मुझे इस देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल विश्वास नहीं, सीधा कहूँ तो। अगर विश्वास होता, चाहे पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार, क्यों नहीं आपको, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, विश्वास क्यों नहीं है? सर विश्वास, जब ये प्रधानमंत्री का चुनाव ही इस देश में गलत तरीके से हो रहा है, प्रधानमंत्री का जोड़ तोड़ और पैसे के बल पे जब आ ही रहे हैं, तो इनको देश के नागरिकों का मरने का कोई दुख नहीं होगा। और 8 लोगों की फांसी हो भी जाएगी तो इन्हें कोई दुख नहीं होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आगे जाके क्या होगा। 8 लोगों को अगर सजा हुई फांसी तक, और देश का विदेश मंत्री ये कहता है कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी, इसका मतलब कि भारत देश उनके ट्रायल में उनके साथ खड़ा नहीं था, तो अपने देश के नागरिकों को आप कतर में डिच कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। अगर हमारे देश का कोई नागरिक कहीं विदेश में फंस जाता है तो उस देश में भी जब ट्रायल होती है तो देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां जितने भी लीगल फैसिलिटी अवेलेबल हैं, उनका ट्रायल के बाद ही तो उनको अनाउंस हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, और 100% कोशिश करनी चाहिए भारत को कि उनको बचा के लाएं। लेकिन जब उनका ट्रायल चल रहा था तो क्या भारत सरकार ने लीगल एड मुहैया करवाया था? क्या भारत सरकार उनके साथ खड़ी थी? अगर खड़ी होती तो देश के विदेश मंत्री को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा ही जोड़ना चाहूं कि देखिए, इस पूरे मामले को कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने संसद में उठाया था, ओवैसी साहब ने उठाया था, और हमने जो मीडिया ने, अरुण बागची जो अपने बागची साहब है, उन्होंने इस पर कहा था कि कूटनीति का मामला है, सारी चीज़ों का खुलासा नहीं कर सकते। मैं बताता हूं कि सारी चीज़ों का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन देश के नागरिक अगर कहीं फंसे हुए हैं विदेश में, तो क्या देश के लोगों को, उनके परिवार को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे परिवार के लोग के साथ बाहर देश विदेश में क्या हो रहा है, उनके साथ ट्रायल हो रहा है नहीं हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो या फिर भाजपा के हो, नरेंद्र मोदी हो, ये जब विदेश में जाते हैं तो इनको पार्टियों का फंडिंग होता है। जो NRI है, सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये डंकापति बनते हैं, हौडी मोदी कराते हैं। तो ये हौडी मोदी वहां जाके और यहाँ आके करा रहे हैं, तो किस लिए करा रहे हैं जब अपने नागरिकों का विदेश में सुरक्षा नहीं कर सकते? और ये इसलिए नहीं करा रहे हैं आप, क्योंकि आपकी जो चयन प्रक्रिया है, वो चयन प्रक्रिया पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आप जिस पोस्ट पे पहुंचे हैं वो गलत तरीके से पहुंचे। आपको जनता के लिए कोई स्नेह नहीं है। आपको एक छोटा सा घटना मैं और बताऊंगा कि अभी जो कुलभूषण जाधव वाला मैटर हुआ, ये भी ICJ में जाके वहां क्या होगा कि इनको इम्प्रिजनमेंट होगा। लेकिन इससे क्या होगा? क्या वो देश में वापस आ जाएंगे? क्या कुलभूषण यादव देश में आ गया? नहीं आया ना। और देश में डंका बजाई गई, उसके नाम पे देश विदेश के नाम पे देश में राजनीति करे जा रहे, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो ये देश को बांटने की राजनीति है, और सरकार चयन प्रक्रिया पे मैं सवाल खड़ा करता हूं। और जो कौन सा ऐसा दल है जो हमारी, ये तो राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश को जोड़ने की बात की? कोई भी अभी वर्तमान में ऐसा व्यवस्था पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है, जो गठजोड़ की राजनीति है, जो विधायकों का, सांसदों का खरीद फरोख्त हो रहा है, उस पर अगर सवाल जो खड़ा करेगा कोई पार्टी, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाएगी तो हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं। और सत्यदेव चौधरी जी जो यहाँ अभी सत्य बहुमत पार्टी पे इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सबसे पहले जो सांसदों विधायकों का चुनाव कर रहे हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन पे सवाल होना चाहिए कि वो जाके आपके सही सवाल उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि 8 लोगों का जिनका कतर में फांसी हुई है, उन्होंने भी किसी न किसी सांसद विधायक को वोट किया होगा, और वो आज सवाल उठा रहे हैं, नहीं हो रही, देखना जरूर। फांसी की सजा सुनाई है, हुई नहीं है। ये एक आखिरी और अंतिम मैं लेना चाहता हूं कि जो जिस तरह की चर्चा में आया है कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए, समाधान के रूप में क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? देखिए नरेश जी, मैं ब्रिजेश यादव जी से 100% सहमत होते हुए इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो सवाल उठे हुए हैं पिछले 75 सालों से, मैं उसी के समाधान की बात और उसी के संशोधन की बात करने की लगातार कोशिश करता रहता हूँ। और आज के दिन जब हमारे लोकतंत्र के अंदर जो हमारे मतदाता हैं
उन मतदाताओं को कोई शक्तिशाली है ही नहीं, उनका कोई महत्व, भूमिका, कोई प्रभाव है ही नहीं सरकार बनाने के अंदर, तो इसी तरीके के हमारे नेता पैदा होंगे, इसी तरीके के नेता हमारे देश के अंदर आते रहेंगे इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर ये भेदभाव और पक्षपात होता रहेगा, गरीब लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। इसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। इसका समाधान तो सिर्फ यही है कि आप सत्य बहुमत की राजनीति करिए। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर आम गरीब से गरीब और सब लोग समान होंगे, सब लोग शक्तिशाली होंगे, सारे मतदाताओं का भूमिका, प्रभाव बनेगा और उनका महत्व बनेगा। तो जब तक आप सत्य बहुमत की राजनीति नहीं करेंगे तब तक ये समाधान होने वाला नहीं है। और एक घटना के ऊपर दूसरी घटना, दूसरी घटना के ऊपर तीसरी घटना, लगातार ये घटनाएं घटती रहेंगी और गरीब आदमी मरता रहेगा। बस ये इसी का निचोड़ यही है कि आप सत्य बहुमत की बात को समझकर सत्य बहुमत को समर्थन दीजिए और आने वाले 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सत्य बहुमत पार्टी ने दिल्ली की चांदनी चौक क्षेत्र से एक चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। मैं स्वयं उसके अंदर उसका उम्मीदवार हूँ। आप सत्य बहुमत को जितवा कर चांदनी चौक के अंदर आप देख लेना, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में कैसा बदलाव आएगा और ये किस तरीके से ये आपका उग्रवाद और टेररिज्म और जितना भी आतंक फैला हुआ है ये कैसे शांत हो जाएगा, ये आप अपनी आंखों से देखना। ये कोई ज़्यादा देर तक की बात नहीं है। एक सत्य बहुमत को समर्थन देके आप देखिए। जी बिल्कुल सही कहा। और किसी ने कहा भी है कि जब किसी विचार का समय आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। सत्य बहुमत की राजनीति के विचार का समय आ गया है। ये सत्य बहुमत एक राजनीति की गंगा है। जब इसमें मतदाता डुबकी लगाएगा तो वो अमन पाएगा, वो चैन पाएगा, वो खुशहाली पाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दे अपनाएगा। तो आप याद रखिए सत्य बहुमत की राजनीति आज के मौजूदा दौर में कितनी जरूरी हो गई है। हाँ, आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय हमें देना मत भूलिए। आपने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।